हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू योर वेरी ओन चैनल सी ए ड्रीमर्स। पिछली वीडियो में हमने कवर किया था कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप। अगर आपको उससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वी विल डेफिनेटली आंसर योर क्वेश्चन। फिलहाल बात करते हैं स्ट्रेटेजिक एनालिसिस के बारे में। और आपसे एक रिक्वेस्ट थी कि इस टॉपिक को हम स्टडी से कवर कर रहे हैं, तो फिर आप प्लीज़ अपनी स्टडी को, जब भी आप वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ स्टडी को सामने रखा करिए फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। स्टार्ट करते हैं स्ट्रेटेजिक एनालिसिस। यहाँ पर एक डायग्राम आपको शो हो रहा है। ये डायग्राम बहुत ही बेटर डायग्राम है। मतलब ऊपर वाले पैराग्राफ में जो भी दे रखा है उस पूरे डायग्राम को सिर्फ उस पूरे पैराग्राफ को सिर्फ इसे एक डायग्राम में शो कर दिया गया है। तो पहले स्टार्ट करते हैं डायग्राम से ही। डायग्राम में क्या कहा है कि जो एनालिसिस होती है वो हमें दो चीज़ों की करनी होती है। कौन कौन सी दो चीज़ें? एक एक्सटर्नल एनवायरनमेंट और एक इंटरनल एनवायरनमेंट। जो हमारा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट होता है उसके एनालिसिस करके हम दो चीज़ों को आइडेंटिफाई करते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ को और थ्रेट्स को। और जो इंटरनल एनवायरनमेंट होता है उसकी एनालिसिस करके हम दो चीज़ों को आइडेंटिफाई करते हैं, स्ट्रेंथ को और वीकनेसेस को। जैसा कि हम सबको पता है कि जो हमारा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट होता है वो हमें दो चीज़ें प्रोवाइड करता है। उसमें दो चीज़ें शामिल होती हैं। क्या क्या चीज़ें होती हैं? अपॉर्चुनिटीज़ करता है या फिर थ्रेट्स को थ्रो करता है। ऐसे ही जो हमारा इंटरनल इन्वायरमेंट होता है उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं? उसमें हमारी स्ट्रेंथ होती है, हमारी वीकनेसेस होती हैं। तो वही इस डायग्राम में कहा गया है कि जो हमारी एनालिसिस होती है वो हमें दो चीज़ों की करनी होती है, एक तो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की और एक इंटरनल इन्वायरमेंट की। जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की एनालिसिस होती है वो हमें अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट्स की आइडेंटिफिकेशन बताता है, और जो इंटरनल इन्वायरमेंट की एनालिसिस होती है उससे हमें स्ट्रेंथ और वीकनेस के बारे में पता चलता है। उसके बाद देखिए क्या लिखा है कि द एनालिटिकल सीक्वेंस इज फ्रॉम स्ट्रेटेजिक अप्रेजल। जो एनालिटिकल सीक्वेंस है, ये जो सीक्वेंस दे रखा है ये डायग्राम में, ये इज़ फ्रॉम स्ट्रेटेजिक अप्रेजल ऑफ द एक्सटर्नल एंड इंटरनल सिचुएशन। ये एक्सटर्नल और इंटरनल सिचुएशन की एनालिसिस करके आया है। टू इवेल्युएशन ऑफ अल्टरनेटिव्स। जो अल्टरनेटिव्स हैं यानी कि जो भी हमारे पास में ऑप्शंस अवेलेबल हैं उसकी इवेल्युएशन से। टू चॉइस ऑफ स्ट्रेटजी, और जो स्ट्रेटजी की चॉइस हम करेंगे उससे। Accurate diagnosis of the company's situation is necessary for managerial preparation of deciding on a sound long-term direction। जैसा कि हम सबको पता है कि जो छोटी छोटी हम स्ट्रेटजीज़ को फॉर्म करते हैं, जो भी डेली रूटीन पर हम स्ट्रेटजीज़ फॉर्म करते हैं, डेली रूटीन पे स्ट्रेटजीज़ को इम्प्लीमेंट करते हैं, वो बहुत सारे लॉन्ग टर्म डिसीजंस को इम्पैक्ट करती है। मतलब एक लॉन्ग टर्म डिसीजन के लिए जो कि हमें बहुत टाइम बाद कोई फ्रूटफुल रिजल्ट देने वाला है, उसके लिए हम बहुत सारी स्ट्रेटजीज़ को इम्प्लीमेंट कर देते हैं, उन्हें अप्लाई कर देते हैं। तो वही यहाँ पर कहा गया है कि द कंपनी सिचुएशन इज़ नेसेसरी फॉर मैनेजरियल प्रिपरेशन फॉर डिसाइडिंग अ साउंड लॉन्ग टर्म डायरेक्शन। की एक्यूरेट डायग्नोसिस बहुत ज़रूरी है कंपनी की सिचुएशन की, नेसेसरी फॉर मैनेजरियल प्रिपरेशन, जिससे कि मैनेजरियल प्रिपरेशन हो सके फॉर लॉन्ग टर्म साउंड डायरेक्शन। यानी कि जो लॉन्ग टर्म डायरेक्शंस हैं, जो लॉन्ग टर्म हमारे डिसीजंस होने वाले हैं, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम ऐसी डायग्नोसिस करें, ऐसी एनालिसिस करते रहें। सेटिंग एप्रोप्रिएट ऑब्जेक्टिव्स को सेट करें एंड क्राफ्टिंग अ विनिंग स्ट्रेटेजी, और एक विनिंग स्ट्रेटेजीज को क्राफ्ट करें। अल्टीमेटली हमारा जो गोल होता है ये सारी एनालिसिस करने का, वो तो यही है कि हम एक विनिंग स्ट्रेटेजी को इस्टेब्लिश कर पाएँ, विनिंग स्ट्रेटेजी को अप्लाई कर पाएँ। विदाउट परस्पेक्टिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्ट्रेटेजिक एस्पेक्ट्स ऑफ अ कंपनी एक्सटर्नल एंड इंटरनल इन्वायरमेंट। मतलब बिना एनालिसिस करे, बिना समझे कंपनी के एक्सटर्नल और इंटरनल इन्वायरमेंट को, द चांसेस आर ग्रेटली इंक्रीज, चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। किस चीज़ के चांसेस बढ़ जाते हैं? कि मैनेजर्स विल फाइनलाइज अ स्ट्रेटेजिक गेम प्लान दैट डजंट फिट द सिचुएशन वेल। मतलब जो मैनेजर्स हैं वो एक ऐसा गेम प्लान, एक ऐसी स्ट्रेटेजी को इम्प्लीमेंट कर लेंगे, एक ऐसी स्ट्रेटेजी को चूज़ कर लेंगे जो कि सिचुएशन को ही फिट नहीं होती है, हमारी सिचुएशन को ही फिट नहीं हो रही है वो स्ट्रेटेजी जो हमने चूज़ कर दी। मतलब हमने कोई गलत स्ट्रेटजी को चूज़ कर लिया। क्यों गलत स्ट्रेटजी को चूज़ कर लिया? क्योंकि हमने एनालिसिस ही नहीं करी हमारे इंटरनल और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की। डेट होल्ड्स लिटिल प्रॉस्पेक्ट फॉर बिल्डिंग कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, और जो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है वो भी हम बिल्ड नहीं कर पाए, क्योंकि वो बहुत, जो स्ट्रेटजी हमने इम्प्लीमेंट करी, जो स्ट्रेटजी हमने चूज़ कर डाली,
वो बहुत लिटिल प्रॉस्पेक्ट मतलब बहुत कम अपना योगदान दे पा रही है एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को गेन करने के लिए, जबकि हमारा मेन फोकस क्या था कि हम एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज गेन कर सकें स्ट्रेटेजिक एनालिसिस से, एंड दैट इज़ अनलाइकली टू बूस्ट कंपनीज परफॉर्मेंस, और अल्टीमेटली कंपनी की परफॉर्मेंस भी वो अच्छी नहीं कर पा रही है। इशू टू कंसीडर फॉर स्ट्रेटेजिक एनालिसिस, इसीलिए आपको बताया जा रहा है कि कौन कौन से इश्यूज होते हैं स्ट्रेटेजिक एनालिसिस को चूज़ करने में, स्ट्रेटेजिक एनालिसिस को कंसीडर करने में। सबसे पहला इशू है कि स्ट्रेटेजी इवॉल्व्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, मतलब स्ट्रेटेजी जो होती है वो एक बहुत लंबे समय तक इवॉल्व होती है, मतलब एक बहुत लंबे समय तक हमें जो है वो अफेक्ट कर रही होती है। एक बहुत लंबे लॉन्ग टर्म डिसीजन के लिए हम डेली रूटीन पर बहुत सारी स्ट्रेटजीज़ को फ्रेम कर रहे होते हैं। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेज दैट डिराइव एंड कॉन्स्टेंट स्ट्रेटजी, बहुत सारी नंबर ऑफ फोर्सेज होती हैं जो कि एक स्ट्रेटजी को बनाने में, स्ट्रेटजी को ड्राइव करने में मदद करती हैं, एंड दैट मस्ट बी बैलेंस इन एनी स्ट्रेटेजिक डिसीजन, और जो भी स्ट्रेटेजिक डिसीजन हम ले रहे हैं उसमें उनका बैलेंस होना चाहिए सारी फोर्सेस का। An important aspect of strategic analysis is to consider the possible implication of routine decisions। देखिए यहाँ पर ये बात कही गई है कि एन इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट, एक बहुत ज़रूरी आस्पेक्ट है कि स्ट्रैटेजिक एनालिसिस को कंसीडर करना एक बहुत ज़रूरी आस्पेक्ट है स्ट्रैटेजिक एनालिसिस की, ये कंसीडर करना कि जो पॉसिबल इम्प्लीकेशंस है डेली रूटीन डिसीजंस की, मतलब जो भी रूटीन डिसीजंस हम ले रहे हैं, जो भी डेली बेसिस पर छोटे छोटे डिसीजंस हम लेते हैं, उनको कंसीडर करना एक बहुत ज़रूरी आस्पेक्ट होती है पूरी स्ट्रैटेजिक एनालिसिस की। स्ट्रैटेजी ऑफ अ फर्म एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, मतलब किसी एक निश्चित समय पर जो स्ट्रैटेजी होती है फर्म इज रिजल्ट ऑफ अ सीरीज ऑफ स्मॉल डिसीजन टेकन ओवर एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम। वो एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम मतलब एक लंबे समय तक लिए जा रहे बहुत सारे डिसीजंस का एक इम्पैक्ट होता है, एक लॉन्ग टर्म सीरीज होती है वो उन डिसीजंस की जो कि बहुत लंबे समय से लिए जा रहे हैं। अ मैनेजर हु मेक्स एन एफर्ट टू इंक्रीज द ग्रोथ मोमेंटम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज मटेरियली चेंजिंग स्ट्रेटजी। एक मैनेजर जो कि एफर्ट कर रहा होता है, जो कि अपने योगदान डाल रहा होता है इन द ग्रोथ मोमेंटम ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो कराने के लिए, इज मटेरियली चेंजिंग स्ट्रेटजी, वो स्ट्रेटजीज़ को लगातार चेंज कर रहा होता है, मतलब एक के बाद एक स्ट्रेटजीज़ को डेली रूटीन पर बना रहा होता है फॉर द ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद में है बैलेंस्ड एक्सटर्नल एंड इंटरनल फैक्टर्स। ये इशू दे रखे हैं कि कौन कौन से इश्यूज़ को हमें कंसीडर करना चाहिए फॉर द स्ट्रेटजिक एनालिसिस। तो सबसे पहले हमें क्या कंसीडर करना चाहिए कि जो स्ट्रेटजी है वो हमें एक लंबे समय तक अफेक्ट देने वाली है। तो स्ट्रेटजी सबसे पहले तो हमें दिमाग में यही रखना है कि जो हमारी स्ट्रेटजी है वो हमारे एक लॉन्ग टर्म डिसीजन को अफेक्ट करने वाली है। सेकंड पॉइंट हमें क्या दिमाग में रखना है कि बैलेंस ऑफ एक्सटर्नल एंड इंटरनल फैक्टर, जो भी हमारी स्ट्रेटजी है उसमें एक्सटर्नल और इंटरनल फैक्टर का एक बैलेंस हो। The process of strategy formulation is often described as one of the matching the internal potential of the organization with environmental opportunities। मतलब जो हमारी स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन होता है उसको ऐसे भी डिस्क्राइब किया जा सकता है कि जो हमारा इंटरनल पोटेंशियल है, मतलब जो हमारा इंटरनल इन्वायरमेंट है, डेट इज़ आवर स्ट्रेंथ एंड द वीकनेसेस, उसको हम कैसे मैचअप करवाएं, उसको हम कैसे कोप अप करवाएं विद द एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटीज़ एंड एक्सटर्नल थ्रेट्स। इन रियलिटी अप एज परफेक्ट मैच बिटवीन द टू मे नॉट बी फीजिबल। सच्चाई तो ये है कि दोनों के बीच में एक परफेक्ट मैच कभी नहीं हो सकता। स्ट्रेटेजिक एनालिसिस इन्वॉल्व्स अ वर्केबल बैलेंस बिटवीन डाइवर्स एंड कॉम्प्लेक्टिव कंसिडरेशंस। स्ट्रेटेजिक एनालिसिस जो होती है वो इन्वॉल्व अ वर्केबल बैलेंस, उसे एक बैलेंस की ज़रूरत होती है जो कि काम करना चाहिए। एक वर्केबल बैलेंस की ज़रूरत होती है बिटवीन डाइवर्स एंड कॉन्फ्लिक्टिव कंसिडरेशंस, जो भी डाइवर्स यानी कि बहुत ज़्यादा भिन्न भिन्न एंड कॉन्फ्लिक्टिव और उलझे हुए से कंसिडरेशंस होते हैं, उनमें एक बैलेंस बिठाने की बहुत ज़रूरत होती है बाय द वे ऑफ स्ट्रेटेजिक एनालिसिस। अ मैनेजर वर्किंग ऑन अ स्ट्रेटेजिक डिसीजन, एक मैनेजर जो कि स्ट्रेटेजिक डिसीजंस पर वर्क कर रहा होता है, हैज़ टू बैलेंस अपॉर्चुनिटीज़ इन्फ्लुएंसेस एंड कॉन्स्टेंट्स, उसको अपॉर्चुनिटीज़ को भी बैलेंस करना होता है, इन्फ्लुएंसेस यानी कि जो भी इधर उधर से बहुत सारे प्रभाव आ रहे होते हैं, बहुत सारी चीज़ें हम पे अफेक्ट कर रही होती हैं, उनको भी बैलेंस करना होता है, प्लस उसे कॉन्स्टेंट्स को भी बैलेंस करना होता है। जो भी राह में जो भी चीज़ें आ रही होती हैं, जो भी बाधाएं आ रही होती हैं, जो भी हर्डल्स आ रहे होते हैं, एक मैनेजर जो स्ट्रेटेजिक एनालिसिस कर रहा है उसको उन सब चीज़ों का बैलेंस करना होता है टू फॉर बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट, उसको एकदम बेस्ट स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंट करना होता है फॉर कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज लाने के लिए उसको एकदम बेस्ट स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंट करना होता है।
देयर आर प्रेशर्स दैट आर ड्राइविंग टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर चॉइस सच एज एंटरिंग अ न्यू मार्केट। ऐसे बहुत सारे प्रेशर्स होते हैं, ऐसे बहुत सारे मार्केट इन्फ्लुएंसेस होते हैं जो कि किसी एक पर्टिकुलर चीज़ पर हमें बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर रहे होते हैं। बार बार हमें हमारे दिमाग में वही स्ट्राइक कर रहा होता है कि हमें ये काम करना है, हमें ये काम करना है। तो फिर वही कहा गया कि देयर आर प्रेशर्स, ऐसे बहुत सारे प्रेशर्स होते हैं डेट आर ड्राइविंग टुवर्ड्स अ पार्टिकुलर चॉइस, जो कि एक निश्चित चॉइस पर ड्राइव कर रहे होते हैं कि हमें एक बार बार वही चीज़ को स्ट्राइक कर रहे होते हैं, वही चीज़ हमें बार बार दिख रही होती है। जैसे कि एंटरिंग अ न्यू मार्केट, जैसे कि एक नई मार्केट में एंटर करना। साइमल्टेनियसली देयर आर कॉन्स्टेंट्स दैट लिमिट द चॉइस सच एज एग्जिस्टेंस ऑफ अ बिग कॉम्पिटिटर। इसी तरीके से कुछ और चीज़ें भी, कुछ और हर्डल्स भी राह में होते हैं, जैसे कि जो हमारी चॉइस को लिमिट कर देते हैं कि वहाँ पर बहुत बड़ा कॉम्पिटिटर है। मतलब कि अगर हमारा अगर हम किसी ऐसी इंडस्ट्री में, किसी ऐसी मार्केट, जैसे कि आप टेलीकॉम इंडस्ट्री को देख लीजिए। जो जियो है उसने कितनी सारी फर्म्स को बिल्कुल बैनिश कर दिया, बिल्कुल मार्केट से साफ कर दिया। आइडिया जैसी इतनी इस्टेब्लिश फर्म को भी उसने बिल्कुल हिला डाला। तो फिर वही कहा गया है कि अगर किसी इंडस्ट्री में एग्जिस्ट करता है एक बहुत बड़ा कॉम्पिटिटर, एक बिग कॉम्पिटिटर है, तो फिर वो हमारी चॉइस को वहीं की वहीं लिमिट कर देता है कि हमें वही किसी नई मार्केट में एंटर नहीं करना है अगर उस मार्केट में कोई बहुत बड़ा कॉम्पिटिटर है, कोई बहुत वेल इस्टेब्लिश्ड कॉम्पिटिटर है। दीज कॉन्स्टेनिंग फोर्सेज विल बी प्रोड्यूसिंग एन इम्पैक्ट डेट विल वेरी इन नेचर। ये जो कॉन्स्टेनिंग फोर्सेस होती हैं, ये जो चारों तरफ से हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा हर्डल्स आ रहे होते हैं, ये प्रोड्यूसिंग एन इम्पैक्ट, ये एक इम्पैक्ट प्रोड्यूस कर रही होती हैं डेट विल वेरी इन नेचर, जो कि नेचर में वेरी कर रही होती हैं, यानी कि नेचर में अलग अलग होती हैं, डिग्री में अलग अलग होती हैं, मैग्नीट्यूड में और इम्पोर्टेंस में अलग अलग होती हैं। सम ऑफ दीज फैक्टर्स कैन बी मैनेज्ड टू एन एक्सटेंट। इसमें से कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं जिनको हम मैनेज कर सकते हैं एक हद तक। However, there will be several others that are beyond the control of a manager। लेकिन बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो कि मैनेजर के कंट्रोल के बियॉन्ड होते हैं। देखिए यहाँ पर भी एक डायग्राम दे रखा है कि जो इन्वायरमेंट होता है उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, कि जो मैनेजमेंट होता है, स्ट्रेटजी होती है और रिसोर्सेज होता है। यानी कि जो इन्वायरमेंट होता है उसमें हमें स्ट्रेटजी जो हम बनाते हैं उसका हमें मैनेजमेंट देखना होता है, प्लस हमें अपने रिसोर्सेज को भी देखना होता है कि अगर हमारे रिसोर्सेज, स्ट्रेटजी बेसिकली जो इन्वायरमेंट मैनेजमेंट है और रिसोर्सेज है उसके बीच में हम स्ट्रेटजी फ्रेम करनी होती है कि जो हमारे रिसोर्सेज है उसके विथिन रहें, और जो मैनेजमेंट है उसको मतलब वो हमारा एफिशिएंटली वर्क करे एक स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंट करने के लिए। रिस्क के बारे में बताया यहाँ पर कि इन स्ट्रेटेजिक एनालिसिस में द प्रिंसिपल ऑफ मेंटेनिंग बैलेंस, जो बैलेंस मेंटेन करने का एक प्रिंसिपल हमें बताया गया इज़ इम्पॉर्टेंट, वो बहुत ज़रूरी है। हाउएवर, हालांकि द कॉम्प्लेक्सिटी एंड इंटरमीनिंगली ऑफ वेरिएबल्स, यानी कि जो कॉम्प्लेक्सिटी है, जो उलझा हुआपन है, जो बहुत ज़्यादा रिजिडपन है, एक जो कॉम्प्लेक्सिटी है, एंड इंटरमीनिंगली मतलब इंटरमीनिंगली ऑफ वेरिएबल्स, मतलब बहुत सारी चीज़ें जो वेरियस वेरियस अल्टरनेटिव, वेरियस अपॉर्चुनिटीज़, वेरियस ऑप्शंस जो हमें दिख रहे होते हैं इन द इन्वायरमेंट, जो इन्वायरमेंट में हमें दिख रहे होते हैं, रिड्यूसेस द स्ट्रेटेजिक बैलेंस इन द ऑर्गेनाइजेशन, वो ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रेटेजिक बैलेंस को कम कर देते हैं। कॉम्पिटिटिव मार्केट्स, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, बूम्स, रिसेशन, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, इंटर कंट्री रिलेशनशिप्स, ऑल अफेक्ट बिजनेस, ये सारी चीज़ें बिजनेस को अफेक्ट कर रही होती हैं। एंड पोज रिस्क एट वेरिंग डिग्रीज, और बहुत सारी अलग अलग डिग्रीज पर बिजनेस को रिस्क प्रोवाइड कर रही होती हैं। मतलब सारी चीज़ें, चाहे वो बूम हो, रिसेशन हो, कोई टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो, लिबरलाइजेशन हो, या फिर ग्लोबलाइजेशन हो, या इंटर कंट्री रिलेशनशिप हो, ये सारी चीज़ें पहली बात तो हमारी बिजनेस को अफेक्ट करती हैं। दूसरा, अलग अलग डिग्रीज पर, अलग अलग नेचर में, अलग अलग रूपों में हमारे बिजनेस को रिस्क प्रोवाइड कर रही होती हैं। एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ स्ट्रेटेजिक एनालिसिस इज टू आइडेंटिफाई पोटेंशियल इम्बैलेंस। एक बहुत ज़रूरी एस्पेक्ट होती है स्ट्रेटेजिक एनालिसिस की, ये आइडेंटिफाई करना कि जो पोटेंशियल इम्बैलेंसेस हैं, मतलब जो भी इम्बैलेंस हैं, यानी कि जो भी ऊंच नीच है, जो भी गलत सिचुएशंस हैं, ऑफ रिस्क एंड एसेस देयर कॉन्सिक्वेंसेस, रिस्क के इम्बैलेंसेस को, जो भी रिस्क हैं एट डिफरेंट डिग्रीज, उसको आइडेंटिफाई करना और एसेस करना, उनके कॉन्सिक्वेंसेस यानी कि उनके परिणाम क्या क्या हो सकते हैं। A broad classification of the strategic risk that requires consideration in strategic analysis is given below। एक ब्रॉड क्लासिफिकेशन दे रखी है स्ट्रेटेजिक रिस्क की, जो कि स्ट्रेटेजिक कंसिडरेशन जिसमें रिक्वायर होता है, डेट रिक्वायर्स कंसिडरेशन इन स्ट्रेटेजिक एनालिसिस, जिसमें कि स्ट्रेटेजिक एनालिसिस की कंसिडरेशन की ज़रूरत होती है।
क्या दे रखा है इसमें कि जो स्ट्रेटेजिक एनालिसिस होती है, एक्सटर्नल की करते हैं, इंटरनल की करते हैं, शॉर्ट टाइम के लिए करते हैं, लॉन्ग टाइम के लिए करते हैं। जो एक्सटर्नल एनालिसिस है शॉर्ट टाइम के लिए, एरर्स इन इंटरप्रेटिंग द इन्वायरमेंट कॉजेज स्ट्रेटेजिक फेल्योर्स। अगर हमने एरर्स इन इंटरप्रेटिंग द इन्वायरमेंट, मतलब जो इन्वायरमेंट को आइडेंटिफाई करने में, इन्वायरमेंट को इंटरप्रेट करने में अगर हमने शॉर्ट टाइम में एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को इंटरप्रेट करने में अगर हमने कोई एरर कर दी तो उसका क्या रिजल्ट होगा, स्ट्रेटेजिक फेल्योर। ऐसे ही जो इंटरनल इन्वायरमेंट है, अगर उसकी शॉर्ट टर्म एनालिसिस करने में हम अनेबल रह गए, ऑर्गेनाइजेशनल कैपेसिटी इज़ अनेबल टू कोप अप विथ स्ट्रेटेजिक डिमांड्स, तो जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है उसकी जो कैपेसिटी है इज़ अनेबल टू कोप अप विथ स्ट्रेटेजिक डिमांड्स, तो जो स्ट्रेटेजिक डिमांड्स होती हैं उससे कोप अप करने में हम फेल हो जाते हैं। ऐसे ही जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट होता है, अगर उसकी लॉन्ग टर्म एनालिसिस करने में हमने कोई भी गलती कर दी तो चेंजेस इन द इन्वायरमेंट लीड टू ऑब्सोलेंस ऑफ स्ट्रेटजी। तो जो भी इन्वायरमेंट में चेंजेस हो रहे होते हैं, क्योंकि लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी में अगर आप गलती कर देते हो तो जो भी इन्वायरमेंट में चेंजेस हो रहे होते हैं वो ऑब्सोलेंस ऑफ स्ट्रेटजी में रिजल्ट हो जाते हैं, मतलब हमारी स्ट्रेटजी को ही बेकार कर देते हैं वो। ऐसे ही जो इंटरनल इन्वायरमेंट है, अगर उसकी लॉन्ग टाइम एनालिसिस करने में हमने कोई गलती कर दी, या लॉन्ग टर्म एनालिसिस करने में जो स्ट्रेटेजिक रिस्क है वो किस चीज़ का है कि इनकन्सिस्टेंसीज विद द strategy are developed on account of changes in internal capacities and preferences। कि जो इनकन्सिस्टेंसीज हैं, यानी कि जो इनकन्सिस्टेंसी आ जाती है, आई होप आप समझते हैं इस वर्ड को, मैं हिंदी मीनिंग मुझे नहीं पता है इसका क्या होता है। इनकन्सिस्टेंसीज विद द स्ट्रेटजी आर डेवलप्ड ऑन अकाउंट ऑफ चेंजेस, वो डेवलप हो जाती हैं, इनकन्सिस्टेंसीज डेवलप हो जाती हैं ऑन अकाउंट ऑफ चेंजेस के नाम पर, चेंजेस के अकाउंट पर। इनका इंटरनल कैपेसिटीज़ एंड प्रेफरेंसेस, जो इंटरनल कैपेसिटीज़ और जो इंटरनल प्रेफरेंसेस होते हैं उसमें चेंजेस डेवलप हो जाते हैं, इनकन्सिस्टेंसीज डेवलप हो जाती हैं ऑन अकाउंट ऑफ चेंजेस के नाम पर इन इंटरनल कैपेसिटीज़ में और प्रेफरेंसेस में। एक्सटर्नल रिस्क इज़ ऑन अकाउंट ऑफ इनकन्सिस्टेंसीज बिटवीन स्ट्रेटजीज एंड द फोर्सेज इन द इन्वायरमेंट। जो हमारा एक्सटर्नल रिस्क होता है वो किस चीज़ का होता है कि जो इनकन्सिस्टेंसीज हैं, जो हमारा एक्सटर्नल रिस्क होता है वो किस चीज़ का होता है कि जो इनकन्सिस्टेंसीज हैं बिटवीन द स्ट्रेटजी के बीच में एंड द फोर्सेज इन द इन्वायरमेंट, और इन्वायरमेंट की फोर्सेज के बीच में। इंटरनल रिस्क अकर्स ऑन अकाउंट ऑफ फोर्सेज डैट आर ईदर विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। और जो इंटरनल रिस्क होता है वो किस चीज़ का होता है कि जो फोर्सेज हैं विद इन द ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, और आर डायरेक्टली इंटरेक्टिंग विद द ऑर्गेनाइजेशन ऑन अ रूटीन बेसिस। बेसिकली मतलब क्या है इन सब चीज़ों का कंक्लूजन आप क्या ड्रॉ कर सकते हो कि जो एक्सटर्नल रिस्क होता है वो किस चीज़ का होता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन के बाहर की स्ट्रेटजीज हम बना रहे हैं और जो ऑर्गेनाइजेशन के बाहर की फोर्सेज हैं वो इनकन्सिस्टेंट ना हो, मतलब आपस में मैचअप ना करें, आपस में कोप अप ना कर पाएँ। और जो इंटरनल रिस्क होता है वो किस चीज़ का होता है कि जो हमारी इंटरनल फोर्सेज हैं और जो हमारी इंटरनल स्ट्रेटजीज हैं वो आपस में रूटीन बेसिस पे इंटरेक्ट ना करें और रूटीन बेसिस पे मैचअप ना करें एक दूसरे से। यही दोनों रिस्क होते हैं कि जो हमने स्ट्रेटजीज बनाई हैं और जो हमारी एक्सटर्नल और इंटरनल फोर्सेज हैं वो अगर आपस में मैच नहीं करती हैं तो हमारी स्ट्रेटजी एक फेल्योर में कन्वर्ट हो जाती है, हमारी स्ट्रेटजी फेल हो जाती है।